हाय एवरीवन, गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सबने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दिया होगा। सब्सक्राइब करने से आप अपडेटेड तो रहेंगे ही, साथ ही हमें भी पता चलता रहेगा कि आप लोग हमारा ये चैनल लाइक कर रहे हैं, जिससे हमें और भी कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहेगा। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपने डिस्क्लेमर भी पढ़ लिया होगा। हमारा इंस्ट्रक्शन देने का माध्यम रहेगा इंग्लिश, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ, जबकि बुलेट पॉइंट्स इंग्लिश में रहेंगे। चलिए सीधे जंप करते हैं टॉपिक पर। हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी। I hope you all must have subscribed to our channel and also have pressed bell icon, which shall keep you updated and also shall help us know how well you guys are liking our channel, so that we continue being motivated to create new content. I also believe you all must have gone through our disclaimer. The medium of instruction shall be English for understanding of a wider audience. However, the bullet points provided shall be in English language. Let's straight away jump over to the topic. सब्जेक्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंस और टॉपिक है ऑस्टिन। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। जॉन ऑस्टिन, जिनका कि पीरियड था 1790 से 1859, इनको फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस भी बोलते हैं। इन्होंने बुक्स जो लिखी, पहली बुक का नाम है प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड और सेकंड बुक का नाम है ए प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। इस स्कूल ऑफ थॉट को ऑस्ट्रेनियन स्कूल ऑफ थॉट भी बोलते हैं। एनालिटिकल स्कूल को बिलोंग करते हैं, जिसको कि एनालिटिकल स्कूल को इम्पेरेटिव स्कूल भी बोलते हैं या एनालिटिकल पॉजिटिविज्म भी बोलते हैं। गाइस, ऑस्टिन के बारे में एक छोटा सा ट्रिविया, छोटी सी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि जो ऑस्टिन जो थे, उन्होंने आर्मी में भी सर्व किया था 5 ईयर्स, और वो बेसिकली रोमन लॉ से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। लेकिन उन्होंने जो मेटाफिज़िकल अप्रोच थी लॉ की, जो कि बेसिकली नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस और इससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो उन्होंने उसको अवॉइड किया। अदरवाइज़ वो रोमन लॉ से काफ़ी प्रभावित थे। तो बेसिकली उनकी जो ये आर्मी की ट्रेनिंग थी और ये जो डिसिप्लिन था, उससे कहीं जाके उन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया। बेसिकली बिलीवर ऑफ पॉजिटिव और कोर्सिव फोर्स जो उनका आया, जो उन्होंने अपनी आर्मी ट्रेनिंग जर्मनी के दौरान देखा और जर्मनी के लोगों को देखा, तो उससे उन्होंने अपनी ये बेसिकली थ्योरी को बनाया। गाइस, एक छोटा सा इसमें अगर आप इस क्वेश्चन में एक ये चार्ट बना दें तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। तो कोशिश करिएगा इस चार्ट को मेमोराइज़ करें। ये चार्ट मैं आपको बेसिक फटाफट समझा देता हूँ। बेसिकली ऑस्टिन ने लॉ को कैसे डिवाइड किया। लॉ को सबसे पहले उन्होंने डिवाइड किया कि लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड, जो प्रॉपरली लॉ कहे जा सकते हैं, और इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड, जो इम्प्रॉपरली लॉज कहे जाते हैं। अपनी थ्योरी के हिसाब से बता रहा हूँ। उसके बाद प्रॉपरली इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड में उन्होंने उसके अलग से 2 डिवीज़न दिए। एक तो लॉ बाय एनालॉजी। एनालॉजी मतलब एनालॉजिकल डिडक्शन, या एनालॉजी का बेसिक मतलब क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में, कि किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करना, इस तरह से। दूसरा इसका डिवीज़न था लॉज बाय मेटाफर। मेटाफर मतलब जैसे ग्रेविटी के रूल्स हैं, ये सारे हैं। तो ये इन्होंने बोला ये हैं लॉज इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। अब आ जाते हैं लॉज प्रॉपरली सो कॉल्ड पे। लॉज प्रॉपरली सो कॉल्ड के भी उन्होंने बोला कि 2 डिवीज़न है मोटे मोटे। पहला है लॉज ऑफ गॉड। उन्होंने बोला लॉज ऑफ गॉड, या जो नेचर के लॉज हैं, नेचुरल लॉज हैं, वो उन्होंने कहा बड़े एम्बिगुअस, मतलब उसमें विरोधाभास है काफ़ी, और काफ़ी मिसलीडिंग टाइप के हैं उनके हिसाब से, ऑस्टिन ने ये बोला। और दूसरे लॉज हैं ह्यूमन या मैन मेड लॉज, जो कि इंसान के द्वारा बनाए गए, जैसे कि हम अलग अलग लॉज लेजिस्लेशन बनाते हैं। उसमें भी अब उन्होंने ह्यूमन मेड लॉज के 2 चीज़ें बोली। एक उन्होंने बोला पॉजिटिव लॉज, और दूसरा उन्होंने बोला पॉजिटिव मोरालिटी। पॉजिटिव लॉज को उन्होंने बोला कि यही वो लॉ हैं स्ट्रिक्टली जिनको हम लॉज कह सकते हैं, जैसे कि वो लॉ जो एक पॉलिटिकली सुपीरियर बनाता है पॉलिटिकली इन्फीरियर के लिए, या जो प्राइवेट पर्सन्स लॉ बनाते हैं इन परसुएंस ऑफ देयर लीगल राइट। जैसे उनको कोई लीगल राइट मिला है, उसके चलते वो अगर कोई लॉ बनाते हैं, तो वो पॉजिटिव लॉज हैं। पॉजिटिव मोरालिटी। अब मोरालिटी का मतलब क्या होता है, मॉरल्स वगैरह, जो किसी मॉरल फॉलो करना, ये चोरी करना अच्छी बात नहीं है, ये सारे। तो उन्होंने कहा ये प्रॉपरली
मतलब लॉ तो हैं, सोसाइटी इनको मानती है, बट ये किसी पॉलिटिकल सुपीरियर ने नहीं बनाए। और इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है कि इंटरनेशनल लॉज को उन्होंने कहा ये पॉजिटिव मोरालिटी में आते हैं। क्यों आते हैं इसको मैं हालांकि मोटा मोटा अभी बता देता हूँ। बेसिकली उनके हिसाब से ये था कि इंटरनेशनल लॉज में कोई सैंक्शन नहीं होता, कोई डर नहीं होता लोगों को, कोई किसी सॉवरेन से नहीं फ्लो होते वो, तो इसीलिए वो पॉजिटिव, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको उन लॉ को लॉ मानना है तो चलो उनको पॉजिटिव मोरालिटी में डाल दो। तो गाइज इस चार्ट को बहुत अच्छे से मेमोराइज़ कर लें, कोशिश करें इसको 2-3 बार लिख के समझें, लिख के प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में मिल जाएं, प्लस आपकी शीट भी भर जाएगी अगर आप ये चार्ट बनाते हैं। अब आते हैं एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉजिटिव लॉ पे। पॉजिटिव लॉ के एसेंशियल चीज़ें क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं या एट्रीब्यूट्स क्या हैं। बेसिकली इसमें 4 चीज़ें देखते हैं हम। कमांड होनी चाहिए, मतलब वो लॉ किसी कमांड, कहीं से किसी के आदेश से। ड्यूटी, कमांड दिया है तो उसको फॉलो करने की ड्यूटी। सैंक्शन, अगर आप नहीं फॉलो करते तो सैंक्शन मतलब उसके क्या दुष्परिणाम होंगे या क्या पनिशमेंट मिलेगी। और सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी मतलब वो लॉज, वो जो कमांड है वो किसी सॉवरेन पावर से आई हो। अब इस चीज़ को, कमांड को बेसिकली समझते हैं क्या है। कमांड को समझने से पहले ये चीज़ समझ लें कि ऑस्टिन ने ये बोला है कि ड्यूटी और कमांड जो है वो कोरिलेटिव हैं, और सैंक्शन या फियर ऑफ पनिशमेंट के डर से वो मोटिव है उन कमांड्स को फॉलो करने का। तो उन्होंने बोला कमांड्स जो हैं वो बेसिकली, ऑस्टिन ने कहा 3 टाइप के लॉ हो सकते हैं। हालांकि वो कमांड नहीं है, लेकिन उनको भी हम लॉ के परव्यू में डाल सकते हैं। तो वो 3 काइंड ऑफ लॉ उन्होंने जनरल कमांड के अंदर डाले। अब जनरल कमांड क्या है? जनरल मतलब जो कि नाम भी सजेस्ट करता है, ए रूल अप्लाइड टू अ होल क्लास, ऑल कमांड्स आर नॉट लॉ। उन्होंने बोला सारी कमांड्स लॉ नहीं है, ओनली जनरल कमांड इज़ लॉ। अब इसमें 3 टाइप के उन्होंने बोला है लॉज या रूल्स हैं जो कमांड नहीं है, लेकिन फिर भी विद इन ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन में या उसके परव्यू में आते हैं, जैसे कि डेक्लेरेटरी या एक्सप्लेनेटरी लॉज। ऑस्टिन ने कहा ये ऑलरेडी क्योंकि फोर्स में है तो इनको एज सच हम कमांड नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी ये विद इन ज्यूरिस्प्रूडेंस आते हैं। डेक्लेरेटरी या एक्सप्लेनेटरी लॉज मतलब जैसे कोई लॉ बनाया, उसको एक्सप्लेन करने का कोई और लॉ बना दिया। सेकेंडली लॉज टू रिपील लॉज, ऐसा कोई लॉ जो पुराने किसी लॉ को रिपील करने के लिए बनाया है या रिपील करने की जो पावर है। तो उन्होंने बोला ये बेसिकली कोई कमांड नहीं है, बल्कि कमांड का रिवोकेशन है या कमांड को खारिज करने के लिए चीज़ है। फिर उन्होंने बोला ऐसे लॉज, लॉज ऑफ इनपरफेक्ट ऑब्लिगेशन, आप वो चीज़ माने भी या नहीं भी माने, मतलब आपका वो एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशन नहीं है। तो ऐसी चीज़ों में उन्होंने बोला कि सैंक्शन अटैच्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा हम इसको चलो ज्यूरिस्प्रूडेंस के उसमें मानते हैं। सेकंड उन्होंने कमांड को डिवाइड किया पर्टिकुलर कमांड। पर्टिकुलर कमांड मतलब जैसे कि ओकेजनल या किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए कमांड देना, वो पर्टिकुलर कमांड। तो दोबारा से बोल रहा हूँ कि जो जनरल कमांड है वही उन्होंने, ऑस्टिन ने माना कि ये प्रॉपर कमांड है। हालांकि जनरल कमांड्स में कुछ चीज़ें, जैसा कि दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक्सेप्शंस भी दिए 3 कि भाई वो हालांकि जनरल कमांड नहीं है लेकिन फिर भी विद इन परव्यू ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस माना जाता है। सेकंड, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जस्टिस या मोरालिटी का ऑस्टिन की थ्योरी में कोई जगह नहीं है। ऑस्टिन ने कहा कि जस्टिस या मोरालिटी ज्यूरिस्प्रूडेंस के परव्यू में बेसिकली आते नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला कि बेसिस ऑफ लॉ जो है वो सुपीरियर अथॉरिटी है, ना कि एथिक्स या नेचुरल जस्टिस है। तो बेसिकली उन्होंने क्या बोला कि सुपीरियर अथॉरिटी मतलब हायर अथॉरिटी, सॉवरेन से ही लॉ फ्लो होता है, ना कि कोई एथिक्स, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बेसिस पर जो लॉ बनते हैं वो ना वो बेसिस है, ना नेचुरल जस्टिस के कोई प्रिंसिपल या जो नेचुरल लॉ थ्योरी है। तो बेसिकली यहीं पे एक छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं जब हम नेचुरल स्कूल में जाएंगे उससे पहले, कि ऑस्टिन बेसिकली नेचुरल लॉ स्कूल के भी खिलाफ थे, अगेंस्ट थे। फिर उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट बोला कि जो सॉवरेन है वो लॉ के अबव है और सॉवरेन की अनलिमिटेड पावर्स है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, अनलिमिटेड पावर्स है उन्होंने बोला। तो और उन्होंने बोला सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेट का या एक कंट्री का, स्टेट जब भी हम बोलते हैं इसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस में तो कंट्री होता है, स्टेट का जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो इस चीज़ को अब आप एलैबोरेट कर सकते हैं। हमने ऑस्टिन का मोटा मोटा क्या उनका थॉट प्रोसेस था
अब हम स्कूल ऑफ थॉट क्यों बोलते हैं, इन ये सारे जो हैं ये स्कूल ऑफ थॉट क्या होते हैं? स्कूल ऑफ थॉट बेसिकली होता है जैसे कलेक्शन ऑफ थॉट्स, ठीक है। अब बहुत सारे लोग पॉजिटिव एनालिटिकल स्कूल के हैं, तो हालांकि उनकी थोड़ी एक दूसरे से चीज़ें अलग हैं, लेकिन बेसिक आइडियोलॉजी उनकी सेम है, तभी हम उनको बोलते हैं वो एक पर्टिकुलर स्कूल को बिलोंग करते हैं, ठीक है। उनकी बातों में भिन्नता होगी, वो एक दूसरे से बिल्कुल 100% एग्री नहीं करेंगे, बट मोटा मोटा उनका बेसिस सेम होता है। एनीवेज, अब आ जाते हैं ऑस्टिन के क्रिटिसिज्म पे। ऑस्टिन का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है, ऑस्टिन ने बोला कि सॉवरेन माइंड ने बोला बेसिकली ऑस्टिन का क्रिटिसिज्म करते हुए कि सॉवरेन जो है ना वो ही सिर्फ एक सोर्स ऑफ लॉ नहीं है, यूजेज, रिलीजन जो हमने पहले भी पढ़ा था कि ये चीज़ें भी लॉ का, इससे भी लॉ आता है, इससे भी लॉ बनता है। ज़्यादातर हमने पढ़ा होगा जैसे कस्टम से ही बहुत सारे लॉज बनते हैं। तो माइंड ने बोला कि भाई ऑस्टिन जो ये बोलते हैं ना कि सॉवरेन ही खाली एक सोर्स ऑफ लॉ है, ये गलत चीज़ है। सेकेंडली, लॉ इज़ ओल्डर देन स्टैट्यूट। सैलमन ने शुरू में तो इसको, सेकेंड क्रिटिसिज्म में दोबारा रिपीट करूंगा, लॉ इज़ ओल्डर देन स्टेट एज पर माइंड। माइंड ने बोला कि जो लॉ है वो स्टेट नहीं भी बना था तो उससे भी पुराना है। तो ऑस्टिन का ये कहना कि स्टेट सुप्रीम है, ये है, उसी से सारे लॉ आए हैं, तो ये चीज़ तो गलत हो गई। भाई लॉ तो पहले भी थे, माइंड के हिसाब से माइंड कहते हैं लॉ पहले भी एग्जिस्ट करते थे, स्टेट नहीं भी थी, एक पर्टिकुलर स्टेट नहीं थी, अलग अलग इंडिविजुअल्स थे या ट्राइब्स थी तो भी लॉ एग्जिस्ट करता था। थर्डली, माइंड ने बोला है कि कस्टम्स को ओवरलुक किया है ऑस्टिन ने, कस्टम्स की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं समझी, उन्होंने कहा कस्टम कुछ वैल्यू ही नहीं रखते। फोर्थली, इंटरनेशनल लॉ को जस्ट एज ए मोरालिटी ट्रीट करा है क्योंकि वो सैंक्शन लैग करता है। सपोज़ करो आपकी कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है या कुछ है, आप वो नहीं मानते, तो ऑस्टिन के हिसाब से उसमें कोई सैंक्शन नहीं है, मतलब आपकी दूसरी कंट्री आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हालांकि इस पॉइंट को हम आगे देखेंगे कि कैसे ये और डिटेल में देखेंगे कि कैसे ऑस्टिन की ये थ्योरी इस बारे में भी गलत थी। ऑल्दो हमने यहाँ पे ही क्रिटिसिज्म में देख लिया कि ये थ्योरी गलत है, इंटरनेशनल लॉ वेरी मच वैलिड है, लेकिन ऑस्टिन इसको नहीं मानते थे। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, नो प्लेस फॉर जज मेड लॉ। हमने देखा है बहुत से केसेस में जजेस भी लॉ बनाते हैं, प्रेसिडेंट्स या उनके जजमेंट्स कोट करते हैं एज प्रेसिडेंट्स। तो ऑस्टिन का जज मेड लॉ की कोई उनकी आंखों में उसकी कोई वैल्यू या इम्पोर्टेंस नहीं थी। सिक्स्थली, उन्होंने जो लॉ का परमिसिव कैरेक्टर था उसको इग्नोर किया, जो कि प्रिविलेजेस भी देता है, जैसे कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट वगैरह। इसका मतलब समझाता हूँ। बेसिकली ऑस्टिन ने थ्योरी में क्या बोला था, सैंक्शन, डर और ये, तो ये पॉइंट इसी के बारे में कि ऐसा नहीं है लॉ में हमेशा सैंक्शन या डर या ये चीज़ें होती हैं। लॉ में परमिसिव कैरेक्टर भी होता है, लॉ में पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं लॉ के थ्रू, जैसे कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ये सब चीज़ों, तो दूसरों के लिए वो पॉजिटिव उससे भी बनता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डर बिठाया जाए लॉ के थ्रू। सेवन्थ पॉइंट आते हैं, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मॉरलिटी कंप्लीटली इग्नोर्ड। उन्होंने जो लॉ और मॉरलिटी कहीं ना कहीं, ठीक है, हर इमोरल चीज़ अनलॉफुल नहीं होती, ऐसे ही हर अनलॉफुल चीज़ इमोरल नहीं होती, ये हमें पता है, ये हम पढ़ भी चुके हैं, लेकिन उन्होंने कम्प्लीटली इसको इग्नोर कर दिया कि भाई लॉ और मोरालिटी में तो कोई संबंध ही नहीं है। तो एक ये इनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। फिर एट्थ पॉइंट पे आते हैं कि सैंक्शन, खाली सैंक्शन क्या किसी चीज़ को मनवाने का कोई तरीका है क्या, खाली डर। क्रिटिसिज्म जिन्होंने किया उन्होंने बोला कि भाई सिंपैथी है, रीज़न है, किसी को लॉजिक से आप समझाओ या सिंपैथी, वो भी और कंसिडरेशन होते हैं किसी को मनवाने के। नाइन्थ पॉइंट है, इनडिविजिबिलिटी ऑफ सॉवरेन क्रिटिसाइज्ड। ऑस्टिन ने कहा था कि सॉवरेन जो है वो इनडिविजिबल है, उसको डिवाइड नहीं करा जा सकता, जबकि हम फेडरल सिस्टम जो है, हम जैसे इंडिया है फेडरल है, सेंटर की अलग पावर है, स्टेट्स की अलग पावर है, एक फेडरल सिस्टम है, तो ऐसा नहीं कि सारी की सारी पावर सेंटर के पास है, डिवाइड कर रखी है पावर सेंटर और स्टेट में। 10th पॉइंट पे आते हैं, ऑल कमांड्स आर नॉट लॉज। सारी कमांड ऐसा नहीं है कि लॉ होती हैं। ऑस्टिन ने कहा हर कमांड लॉ होती है जी, ऐसा नहीं है, सारी कमांड लॉ नहीं होती। 11th पॉइंट, इग्नोर्स कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की तो उन्होंने कोई बात ही नहीं करी, उन्होंने कहा बस एक
पॉलिटिकली सुपीरियर या सॉवरिन से आना चाहिए, वो ही लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन जैसी कोई चीज़ नहीं है। 12th पॉइंट क्रिटिसिज्म का है, थ्योरी बहुत आर्टिफिशियल है, क्योंकि सॉवरिन को कोई ऐसी चीज़ माना गया है जो सोसाइटी के ऊपर बैठी है और सोसाइटी से बिल्कुल अलग है, बस वो पनिश करने के लिए, ऐसे करने के लिए बैठी है। 13th पॉइंट आता है, इट कैनॉट अप्लाई टू हिंदू लॉ, मोहम्मदियन लॉ। क्यों? क्योंकि हिंदू लॉ में, मोहम्मदियन लॉ में हमें पता है कस्टम्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, कस्टम्स से ही बहुत सारे हिंदू मैरिज है या सक्सेशन है, बहुत सी चीज़ें, मुस्लिम्स में मुता है या वटएवर और सब चीज़ें हैं, डॉवर है, ये सारी चीज़ें कस्टम्स से आई हैं। तो ऑस्टिन के हिसाब से तो इसका मतलब वो कोई लॉ ही नहीं है। 14th पॉइंट पे आते हैं कि मॉडर्न स्टेट में लॉ ऑट टू बी होता है रादर देन व्हाट इज़। मॉडर्न स्टेट एक वेलफेयर स्टेट है, तो ऐसा नहीं कि भाई जो है वो है, हमने जो बना दिया वो बना दिया, ऐसा नहीं है। मॉडर्न स्टेट में व्हाट ऑट टू बी की जगह होती है कि भाई क्या होना चाहिए। तो क्रिटिसिज्म यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब मोटा इसका नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं इस थ्योरी के, कि ये थ्योरी बेसिकली मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट पे फिट नहीं होती, जैसा कि हमने पॉइंट नंबर 14 में भी पढ़ा था। इन स्पाइट ऑफ क्रिटिसिज्म, नेक्स्ट पॉइंट है, दिस थ्योरी प्रोवाइडेड फर्दर रिसर्च इनटू द सब्जेक्ट। ठीक है, इस थ्योरी के बहुत क्रिटिसिज्म है, बहुत कमियां हैं, खामियां हैं, लेकिन आगे इस सब्जेक्ट पे रिसर्च करने के लिए उनकी ये थ्योरी बहुत ही, लोगों ने इसको यूज़ किया, इसको एक बेस माना या इसको पूरा समझा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, ऑस्टिन वॉज द फर्स्ट हु डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन लॉ एंड जस्टिस। इससे पहले किसी ने लॉ और जस्टिस के बीच में डिफरेंस नहीं देखा था। ऑस्टिन वो पहले थे ज्यूरिस्ट जिन्होंने लॉ और जस्टिस के बीच में ये बोला कि दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। अब आ जाते हैं ऑस्टिन का कंट्रीब्यूशन क्या था। ऑस्टिन का सबसे पहला कंट्रीब्यूशन था, उनकी थ्योरी एज अ बेसिस सर्व हुई, जो कि बाद में हॉलैंड, सैलमंड और ग्रे ने इम्प्रूव करी। सेकंड पॉइंट है, एक नया सोच का तरीका था, और जो पुराने बहुत सारे नोशंस थे जो जिनसे कि कहीं लॉ का मीनिंग धुंधला सा हो गया था, वो उन्होंने पुरानी रूढ़िवादी या पुरानी मान्यताओं या पुरानी चीज़ों को, नेचुरल लॉ स्कूल या ये पहले थे, तो उनको उन्होंने तोड़ा। थर्ड पॉइंट वही बोलता है कि इट गेव अ डेथ ब्लो टू द नेचुरल लॉ स्कूल। नेचुरल लॉ स्कूल को उन्होंने ध्वस्त कर दिया कम्प्लीटली। और फोर्थ पॉइंट उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, उनकी थ्योरी बहुत सिंपल है, कंसिस्टेंट है काफ़ी, उसमें बहुत ज़्यादा उनकी थ्योरी में विरोधाभास नहीं है और क्लियर है, समझने में इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इम्पोर्टेंस क्या है ऑस्टिन की थ्योरी का। एज पर सैलमंड के हिसाब से कितने ही क्रिटिसिज्म हो उनकी थ्योरी में, सब कुछ हो, लेकिन सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ट्रुथ उन्होंने उनकी थ्योरी में जो उन्होंने दिया, उन्होंने ये रिकॉग्नाइज़ किया राइटली कि जो सिविल लॉ है वो स्टेट का प्रोडक्ट है, और उसका जो एग्जिस्टेंस है वो एक फिजिकल फोर्स ऑफ द स्टेट के थ्रू एक्सरसाइज होता है, थ्रू एजेंसी ऑफ जुडिशरी। ऑस्टिन इनफैक्ट वॉज द फर्स्ट वन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉ एंड जस्टिस। ये हमने पहले भी पॉइंट देखा था, तो यही आप पॉइंट इम्पॉर्टेंस में भी लिख सकते हैं ऑस्टिन की थ्योरी के। अब वैसे देखा जाए तो ऑस्टिन की थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, लेकिन बहुत सारे और भी क्वेश्चंस बनते हैं इससे रिलेटेड। तो मेरा मकसद ये है कि मैं ऑस्टिन की पूरी थ्योरी आपको एक बार में एक ही जगह पे, यहीं पे आपको सारी चीज़ें बेसिक फ्रेमवर्क दे दूँ, जिससे आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, और बार बार ये नहीं कि आप एक यहाँ क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं वहाँ देख रहे हैं, एक बार ऑस्टिन एक सिरे से कंप्लीट हो जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट पे या नेक्स्ट टॉपिक पे इसी थ्योरी में आ जाते हैं, प्लेस ऑफ ऑस्टिन्स थ्योरी इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। अब आपको आंसर तो पता ही चल गया होगा इसका मोटा मोटा, कि ऑस्टिन की इस थ्योरी की आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट है, मॉडर्न जैसे इंडिया है, उसमें क्या जगह है। पहला पॉइंट, सॉवरेनिटी जो है वो लिमिटेड है। लिमिटेड इन द सेंस, उन्होंने जैसे ऑस्टिन ने बोला था सॉवरेनिटी जी अनलिमिटेड है, कुछ भी कर सकता है, तो ऐसा इंडिया में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट है, ऐसा नहीं कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बना देगा तो वो भी माना जाएगा। हमारे को पता है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट या ये उसको एज अ बैड लॉ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बोल सकती है। तो पहली तो ऑस्टिन की थ्योरी यहीं पे डिफीट हो जाती है। सेकेंडली, प्रेजेंट स्टेट जो है
कंट्रीज़, हमारी इंडिया है जैसे, एक वेलफेयर स्टेट है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है यहाँ। और यहाँ पे ये नहीं सोचा जाता कि भाई लॉ क्या है वही पढ़ना है, कि ये है जी आपके सामने, ये है, ये लॉ है, यही है बस। नहीं, लॉ क्या होना चाहिए, कैसे लोगों का वेलफेयर हो, क्या हो, वो भी इम्पॉर्टेंट है और मायने रखता है। थर्ड पॉइंट, सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट इज़ नॉट इनडिविजिबल बिकॉज ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर। जो एक स्टेट की सॉवरेनिटी है, ऐसा नहीं है कि वो इंडिविजिबल है, जो ऑस्टिन ने कहा था। फेडरल स्ट्रक्चर में, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, स्टेट्स के पास भी पावर है, सेंटर के पास भी पावर है। तो फटाफट इसके कंक्लूजन पे आ जाते हैं। ऑस्टिन की थ्योरी जो है वो कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं करी जा सकती मॉडर्न डे में, ना ही ये मॉडर्न डे में बहुत एक साउंड थ्योरी मानी जा सकती है। तो गाइज, इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है ऑस्टिन का। आई होप आपको बेसिक फ्रेमवर्क मिल गया होगा। आप अगर इन डेप्थ पढ़ना चाहें तो ज़रूर इसके बारे में पढ़ें। और ये कोई बहुत बड़ा थ्योरी डरावनी या कुछ नहीं है, इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप ये मोटी मोटी ऑस्टिन की चीज़ें याद रखिए, कमांड, सैंक्शन, ड्यूटी और सॉवरेनिटी का एट्रीब्यूट्स जो हैं इसकी थ्योरी के। प्लस आई थिंक बाय नाउ आप अप्रिशिएट भी कर पा रहे होंगे कि कैसे ज्यूरिस्ट सोचते थे, क्या उनका क्या सोचने का बेसिस था। तो ये चीज़ आपको जब ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट में समझ आएंगे, आप अप्रिशिएट करेंगे, तो आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ओके गाइस, इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।